अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़े एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स विद हाशिम ज़े। बेटा आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचा रहे होंगे। तो भाई रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज की क्लास में जरा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास एक फंक्शन गिवन है। ये वाले क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस जरा ज्यादा होते हैं क्योंकि अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2 + x² डिवाइडेड बाय 1 + x²। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई इवेल्युएट करके बताओ फंक्शन इंटू √3 माइनस का फंक्शन इंटू 1, जब फंक्शन इंटू 1 की वैल्यू बराबर हो पाई के। याद रखिएगा कभी भी अगर आपको फंक्शन की वैल्यू दुनिया में गिवन होती है, इसको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं डालना होता। हमेशा आप पहले अपने क्वेश्चन को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई करते हो, और फाइनली एंड के अंदर जाके इस चीज को अप्लाई करते हो। अब देखो क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, अगर सबसे पहले मैं अपने बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन को लिखूं ना, हमें सबसे पहले बेसिकली क्वेश्चन गिवन है डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे गिवन है एफ एक्स यानी कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव लिया जा रहा है, और इक्वल टू के इस तरफ गिवन है 2 + का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + का एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ थोड़ी भी आएगा, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का कैसे अंदाजा करोगे। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन है ना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ नहीं है कि डेरिवेटिव लेना है या कहा हुआ नहीं है कि इंटीग्रेशन लेना है। आपको खुद इस बात का अंदाजा करना है कि भैया यहाँ पे एक साइड पे डेरिवेटिव गिवन है, एक साइड खाली है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। बहुत बेसिक पैटर्न है कि भाई ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा सिंपल d इंटू एफ एक्स, यानी कि d सिंपल एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है, नीचे वाला dx वहां पे जाके डिवाइड जो हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बन गया, इधर बन गया 2 + का एक्स स्क्वायर, नीचे डिवीजन में आ गया 1 + का एक्स स्क्वायर, dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। अब जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ कि इस d को रिमूव करना, इस dx को रिमूव करना, उसका आसान तरीन तरीकेकार क्या होता है, इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव की अपोजिट चीज होती है, तो कहीं पे डेरिवेटिव अगर लिखा हुआ हो तो आप उसको रिमूव करना चाह रहे हो तो उसके लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों तरफ लेके आया जाएगा। तो इंटीग्रेशन इधर इस वाली पूरी टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली इंटीग्रेशन बेटा इस पूरी टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन हमारे पास इधर भी पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन बेसिकली करता क्या है, इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, तो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। सिंपल यहाँ पे एफ एक्स का एफ एक्स बच जाएगा, तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + का एक्स स्क्वायर डिवीजन के अंदर 1 + का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का डीएक्स। इसको आप अपना इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो, या इक्वेशन अल्फा कह लो, बात एक ही है। अब मैंने राइट हैंड साइड के ऊपर सिंपल अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना है, जैसे नॉर्मली अप्लाई करवाते हैं। तो भाई इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करवाऊंगा, देखो यहाँ पे 2 + x² डिवीजन में आ रहा है 1 + x², दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, तो इंटीग्रेशन में डिवीजन फॉर्मूला तो होता नहीं है, कोई और शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। कैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि बेटा कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल की ऊपर और नीचे पावर सिमिलर आ जाए तो हम हमेशा अपनी जो पर्टिकुलरली एलसीएम मेथड को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि अगर कभी भी वेरिएबल के ऊपर नीचे पावर सिमिलर आ जाए तो हम नीचे वाली टर्म को ऊपर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, टू का मतलब होता है 1 + 1, आगे आ रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर, नीचे डिवीजन के अंदर है 1 + का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करवाना है। कैसे करवाएंगे, सिंपल यहाँ पे बेटा एलसीएम को ब्रेक करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। आप सिंपल तरीके से यहाँ पे अपनी टर्म्स को ब्रेक करवाओगे तो 1 + x² एक तरफ हो गया, सही है ना, और क्या रिमेनिंग बच गया 1/1 का एक्स स्क्वायर। यानी कि देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, एलसीएम को ब्रेक करवा दिया। एलसीएम कैसे ब्रेक किया कि भाई मैंने यहाँ पे 1 + x² को एक तरफ रहने दिया और सिंपल 1 को एक तरफ रहने दिया, और जब एलसीएम ब्रेक करते हो तो नीचे वाली टर्म तमाम वैल्यूज का लिखी जाती है। इससे फायदा क्या हुआ, इस 1 + x² से 1 + x² कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। अब इंटीग्रेशन को मैं बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर फाइनली शिफ्ट करवा दूंगा तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन को एक दफा 1 के ऊपर अप्लाई करवा दिया जाएगा, इंटीग्रेशन को बेटा एक दफा 1/1 + x² के ऊपर अप्लाई करवा दिया जाएगा। अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देना है। तो कैसे करवाओगे, देखो यहाँ पे एफ एक्स का एफ एक्स एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स के बराबर, और 1/1 + x² के ऊपर इंटीग्रेशन की कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हमें ये बात मालूम है कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस का एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, भाई ये बराबर होता है हमारे पास 1/a इंटू टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस का सी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x/1, 1 लिखने की नीचे नीड नहीं है बट लिख लीजिए। तो ये आपके पास फाइनली एफ एक्स का आंसर आ गया, ये किसका आंसर आ गया, एफ एक्स का आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया मेरे प्यारे बेटे, एफ एक्स का सिंपल तरीके से हमारे पास आंसर
आंसर आ गया। इसको आप बेशक अपनी इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, इसको क्या कह लीजिए, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने यहां तक एफएक्स को सॉल्व कर लिया। मगर एग्जामिनर ने हमें ये सॉल्व करने को नहीं कहा था। एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा था, क्या सॉल्व करना है, एफ इंटू √3 माइनस का एफ इंटू वन। सही है ना, जहां पे एफ इंटू वन की फर्दर उसने वैल्यू भी दी हुई है। तो अब मुझे बेसिकली ये वाली वैल्यू, ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या चीज करनी है। जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी मजे की है कि भाई देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है एक फंक्शन जिसके अंदर इनपुट यानी कि डोमेन दी हुई √3 की, माइनस का साइन, फिर फंक्शन जिसके अंदर डोमेन दी हुई 1 की। अब मेरे पास एफ एक्स की ओरिजिनल यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये आ रही है। तो एक दफा मैं करूंगा इसको √3 पे ओपन, फिर माइनस करवाऊंगा, फिर एक दफा ओपन करूंगा 1 के ऊपर। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं √3 पे ओपन करूंगा तो इट शुड बिकम √3 का √3, आगे हो जाएगा प्लस का टेंजेंट इनवर्स √3 का √3। बेटा देखो, एक दफा इस पूरे फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है मैं √3 को प्लॉट कर रहा हूं, तो प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज, फिर देखो माइनस का साइन। अब की बारी में क्या करना है, इसी फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स आ रहे हैं 1 के ऊपर प्लॉट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, और आगे प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज। सी तो कांस्टेंट और एज इट इज आ जाएगा साथ के साथ, सही है ना? दोनों के साथ आ गया, क्योंकि हमने एक दफा अपने ओरिजिनल फंक्शन को √3 के रिस्पेक्ट से ओपन किया और एक दफा 1 के रिस्पेक्ट से ओपन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे √3 का √3, टेंजेंट इनवर्स √3 कैलकुलेटर में डालिए, टेंजेंट इनवर्स लेकर आइए, √3 डालिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसके बराबर, 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा π/3। टेंजेंट इनवर्स √3 क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवाओगे मल्टीप्लाई बाय π/180 से, तो क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, प्लस का सी एज इट इज। यहाँ पे -1 ब्रैकेट को ओपन करोगे, तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 कैलकुलेटर में डाल लीजिए भाई, टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स 1, तो ये बराबर होगा हमारे पास 45 डिग्री के। 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, यानी कि ये आ गया सिंपल π/4 के बराबर। आगे चलूंगा तो आगे आ रहा है फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का सी, प्लस के सी से माइनस का सी कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे बेसिक एलसीएम ले लीजिए, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, देखो हमारे पास सिंपल तरीके से √3 का √3, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा देखो प्लस का π/3, आगे माइनस का 1 माइनस का π/4। सही है ना, ये हमारी स्टेटमेंट खाली यहाँ पे बच रही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और एलसीएम ले सकते हो, कैसे कि π/3 को और माइनस के π/4 को फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या बन जाएगा भाई, अगर एलसीएम लेंगे 1/3 माइनस के 1/4 का, तो ये आ जाएगा 1/12 के। तो यानी कि एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास √3 माइनस का 1, और π/3 में से π/4 को माइनस करवा के एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का π/12 के बराबर। तो यानी कि ये मेरे पास पर्टिकुलरली आंसर फॉर्म होता है जब मैं f इंटू √3 माइनस का f इंटू वन करता हूँ। सही है ना, मेरे पास ये आंसर आता है f इंटू √3 माइनस के f इंटू वन का। यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली, यहां तक कोई चिंता की बात नहीं, यहां तक का हम लोगों ने काम कर लिया कि भाई मैंने सिंपल, हमें एफ एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो भाई एफ एक्स का आंसर अभी तक हमें नहीं फाइंड किया हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में देखो फाइंड क्या करना है, आपको एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। मगर चूंकि सी की वैल्यू नहीं गिवन, उसके लिए कंडीशन गिवन है कि एफ इंटू √3 माइनस का एफ इंटू वन की कंडीशन। तो वहां से हम लोगों ने पहले तो ये स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर लिया। अब करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, एग्जामिनर ने दो कंडीशंस दी हुई थी। एक कंडीशन तो ये दी हुई है कि बेटा f इंटू √3 माइनस का f इंटू वन, और एक और कंडीशन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, के अंदर आपको एक स्टेटमेंट और गिवन है, और वो क्या गिवन है कि f इंटू वन बराबर है किसके, पाई के। यानी कि देखो, अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन को देखूं जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड करी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इंटू वन की वैल्यू पाई के बराबर है। तो भाई इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं इसको f इंटू वन से रिप्लेस करवाऊं, यानी कि जहां जहां x आ रहे हैं वहां वन डाल दूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा f इंटू वन इक्वल टू के बाद x की जगह पे वन आ गया, प्लस का आगे क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वन, आगे क्या हो जाएगा प्लस का c, नॉर्मल सी बात है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो बेटा क्या हो जाएगा, f इंटू वन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, पाई, तो इस f इंटू वन की जगह पे आ गया पाई, यानी कि पाई इज इक्वल टू वन, प्लस का टेंजेंट इनवर्स वन। टेंजेंट इनवर्स वन का क्या आंसर था भाई, टेंजेंट इनवर्स वन ऊपर निकाल के भी दिखाया था, π/4 के बराबर है, प्लस का c एज इट इज। तो अगर मुझे यहां से c की वैल्यू चाहिए तो तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक दफा पूरा रिपीट भी कर दूंगा। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा बेटा, c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी पाई माइनस का 1 माइनस का π/4। तो यहाँ पे अगर मैं अब एलसीएम ले लूं,
इसके नीचे 4 आ रहा है तो सबके नीचे 4 लाना पड़ेगा। तो इस टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, इस टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 4 का 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई माइनस का 4 माइनस का पाई। सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 3 पाई माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। यानी कि देखो इस तरीके से हम लोगों ने सी की वैल्यू निकाल ली। इस सी की वैल्यू को सिंपल आप इक्वेशन नंबर 2 में ले जाके डालोगे, आपके पास पर्टिकुलरली एफ एक्स का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, नाउ नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स। तो इक्वेशन नंबर टू, सॉरी इक्वेशन नंबर टू है ना ये वाली हमारी। तो इक्वेशन नंबर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का टेंजेंट इनवर्स एक्स, और आगे सी के अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, ये बराबर है 3 पाई माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 के। तो इस तरीके से हमारा फाइनली एफ एक्स का आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो कामों को परफॉर्म करा। पहली चीज, आपको इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है, आपने दोनों कंडीशंस के ऊपर चेक करना है कि सी की वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर मैं दो दफा सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, मगर एक से निकल के आई, एक से नहीं निकल कर आई, कोई मसले की बात नहीं है। देखो क्वेश्चन की लॉजिक बहुत सिंपल सी थी। आपको सिंपल तरीके से एक फंक्शन गिवन है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, उसने आपको दो कंडीशंस दी हुई है, यानी कि मुझे इंटीग्रल कांस्टेंट भी खुद ही से फाइंड करना था। तो हम लोगों ने क्या काम करा, सबसे पहले डीएक्स जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाया, फिर बेसिक इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए एलसीएम को ब्रेक करवाया, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड किया, और उसके बाद एफ एक्स का मेरे पास ये आंसर आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन थी, तो पहली वाली कंडीशन को पहले यूज करा। ये कंडीशन कहती थी कि एफ इंटू रूट थ्री माइनस का एफ इंटू वन, तो इस कंडीशन को यूटिलाइज करा तो हमारा सी ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश हो गया, खत्म हो गया, और यहाँ से ये आंसर आ रहा था। सी की वैल्यू नहीं मिल सकी थी, इसलिए फिर दूसरी कंडीशन के ऊपर गए। दूसरी कंडीशन गिवन थी एफ वन इज इक्वल टू पाई। तो अब की बारी है, मैंने एफ एक्स के अंदर एफ वन को डाला, इक्वल टू दूसरे पाई को रखा और सिंप्लीफिकेशन करवाई। उसके ऊपर जो मेरे पास सी का फॉर्म से आंसर आ गया, जब सी का आंसर आ गया तो इसको मैंने वापस से अपनी इक्वेशन नंबर टू में प्लॉट करा। प्लॉट करने पे बेटा हमारे पास सिंपल मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, कि देखो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फंक्शन गिवन है, साथ में कोई कंडीशन बताई हुई होगी सी की इंटीग्रल कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। तो आप पहले नॉर्मल फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन करोगे, उसमें इंटीग्रेशन लोगे, और जब फाइनल सी आ जाएगा तो सी के लिए फिर वर्किंग करोगे। बेसिक स्टेप होता है भाई, नॉर्मल सा काम होता है, ये काम करना मगर बेतहाशा जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अपने मंतव्य अंजाम पे पहुंच गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है भाई, क्या बेटा। अब देखो हमारे पास जो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक को मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बच्चों वाली चीज है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं बहुत सिंपल से हैं। एग्जामिनर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि भाई कभी भी तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के अंदर अगर तुम्हारी अपर लिमिट 3 हो, लोअर लिमिट नेगेटिव 2 और कोई फंक्शन गिवन हो, तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव का 4। ओके। और आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास कभी भी इंटीग्रेशन किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही हो, अपर लिमिट 3 हो, लोअर लिमिट 5 हो, फंक्शन अप्लाई हो रहा है एफएक्स के ऊपर, यानी कि आपका इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है फंक्शन के ऊपर, और आपका इसका आंसर होगा 7। तो अगर आप चाहो तो इसको वैसे सही भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको लिमिट्स के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट्स होती है ना, हमारे पास एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना होता है कि भाई अपर लिमिट जो हो वो बड़ी हो और फिर लोअर लिमिट हमेशा छोटी हो, तभी आंसर आपका प्रॉपर्ली हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट्स को। अगर कभी भी वाइस वर्सा फॉर्म है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऊपर छोटा नंबर आ रहा है और नीचे कोई बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या करते हैं, लिमिट्स को पहले इंटरचेंज करते हैं। जिस तरह मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है ना डिटरमिनेंट के अंदर, कि भाई हम रॉ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि भाई कभी भी अगर अपर लिमिट छोटी हो, लोअर लिमिट बड़ी हो, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर बड़ा नंबर 6 आ गया, नीचे 3 आ गया। अब मैं फाइनली इंटीग्रेशन फंक्शन पे अप्लाई करवाऊंगा एंड देन आई विल बी अप्लाइंग द लिमिट्स। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भाई जरा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट -2 लोअर लिमिट 3 फंक्शन एफएक्स आ रहा है। तो भाई इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिक ये कॉन्सेप्ट बस समझाया हुआ है। तो भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या करोगे, आप लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे, ऊपर 3 आ गया, नीचे -2 आ गया, एफएक्स का एफएक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब जब मैंने इंटरचेंज करवा दिया, अब हम क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बेटे हम एक सिंपल सा काम करेंगे। वो सिंपल सा काम क्या होगा कि भाई हमें मालूम है कि भाई एग्जामिनर ने क्या
क्या है, कभी भी अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट -2 हो तो आंसर क्या होगा 4 के बराबर। तो यानी कि क्या बन गया भाई, यहाँ पे सिंपल तरीके से आ गया 4 का 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नेगेटिव का 4। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट -2 और फंक्शन आ रहा हो तो उसका आंसर क्या होगा, 4 के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट -2 और ये एफ वाई इंटू डी वाई, यानी कि फंक्शन आपको गिवन है y का और उसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन गिवन है, तो भाई ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूं, इसके ऊपर एग्जामिनर ने क्या कहा था, 4 के बराबर है, डायरेक्टली प्लस का 4 आ जाएगा। मगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े मजे की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन 5 है, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 3 और एफ 5 फंक्शन है और उसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है dy की रिस्पेक्ट से। अगर आप ओरिजिनल अपना क्वेश्चन देखो ना, तो वहां पे इंटीग्रेशन गिवन थी 3 और लोअर लिमिट गिवन थी 5 ऑन एफ एक्स इंटू डी एक्स और उसका आंसर गिवन था 7। तो यानी कि एग्जामिनर ने चालाकी करी हुई है। तो भाई आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। इसको सही कैसे कर सकता हूं कि भाई मुझे ये बात मालूम है कि अपर लिमिट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो अभी बड़ी नहीं है तो पहले इसको बड़ा बना देंगे। तो ऊपर 5 आ गया, नीचे 3 आ गया, एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, जब कभी आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो बाहर नेगेटिव का साइन आता है, तो अगर इधर नेगेटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम काम ये हुआ है कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इंटीग्रेशन ऊपर 5 है, नीचे 3 है, एफ 5। तो इसका आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, जब मैं लिमिट्स के अंदर इसको मैं सही करवाऊंगा तो आंसर किसके बराबर होगा, आंसर बराबर होगा हमारे पास -7 के। किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बेटे, -7 के। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आंसर डायरेक्टली आप लिख दीजिए, यहाँ पे -7 आ रहा है, क्योंकि देखो हमने इसको इंटरचेंज जब करवाया तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना -7। तो भाई इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7 के बराबर। तो इंटरचेंज जब करवाऊंगा तो क्या आ गया भाई, नेगेटिव का नेगेटिव, क्या बन गया, -7। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेशन 2 और 2। अब देखो इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं था। अगर आप अपना ओरिजिनल क्वेश्चन देखो तो वहां पे एक स्टेटमेंट आपको गिवन थी कि ऊपर 3 हो, नीचे -2 हो और एफ एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन हो dx के बराबर, तो इसका आंसर 4 गिवन था। वाइल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या गिवन था कि भाई ऊपर 5 हो, नीचे 3 हो, सॉरी यहाँ पे क्या गिवन था, ऊपर 3 हो, नीचे 5 हो ऑन एफ एक्स फंक्शन इंटू dx, तो इसका आंसर गिवन था 7 के बराबर। तो यहाँ पे दोनों लिमिट्स बराबर आ रही हैं। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई थी, दुनिया में कभी भी लिमिट्स अगर आपकी बराबर आ रही हो तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली उसका आंसर मेरे प्यारे बेटे 0 के बराबर होता है। इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है सॉल्व करने की, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन अ फंक्शन और आपको लिमिट्स गिवन है 5 और -2। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताइए। अब देखो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी मैंने ऊपर जानबूझ के लिख दी ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है कि बेटा देखो कभी भी दुनिया के अंदर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो किसी फंक्शन के ऊपर और आपके पास लिमिट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, और साथ में आपसे मैं कहता हूं कि भाई एक और फंक्शन है उसके ऊपर भी पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है और फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लिमिट्स आ रही हैं, उसके लिए अपर लिमिट्स क्या होगी और लोअर लिमिट क्या होगी। लेट सपोज मैंने पहले वाले के लिए अगर बी और ए करी है तो नेक्स्ट वाले के लिए मैं सी और बी कह देता हूं, सही है ना। अब जरा बात को समझिएगा। तो बेटा इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हो जो आपस में ऐड हो रहे हैं और दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, दोनों के पास कोई ना कोई लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो भाई अगर तो उनकी पहले वाले फंक्शन की अपर लिमिट और दूसरे वाले फंक्शन की लोअर लिमिट मैच कर रही है, तो जो मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा उसकी इंटीग्रेशन कैसे ली जाती है, उसकी इंटीग्रेशन लेने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सिंपल तरीके से क्या काम करोगे कि भाई जो भी आपके पास सेकंड फंक्शन की अपर लिमिट होगी वो ऊपर आएगी और जो भी फर्स्ट फंक्शन की लोअर लिमिट होगी वो इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी, इंटू एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। ये बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करूं तो मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला फंक्शन आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन आ रही है, अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट है -2 और फंक्शन एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। फिर प्लस के साइन के बाद हमें जो क्वेश्चन में दूसरा फंक्शन गिवन था मैं उसको लिख देता हूं। ये फंक्शन के अंदर अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 5 है, फंक्शन एफ एक्स का एफ एक्स है इंटू डी एक्स का डी एक्स। तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, पहले से थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अपर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की मैच कर रही है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि भाई पहले फंक्शन की अपर लिमिट और सेकंड फंक्शन की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है क्या, कि इसका मतलब ये होगा कि भाई मैं इसको क्या कह सकता हूं, ऊपर 3 है नीचे -2 है, इधर एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। अब मैं क्या करता हूं, इनकी लिमिट्स को चेंज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का साइन, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारे पास बेटा सिंपल तरीके से ऊपर मैं अपर लिमिट ले जाता हूं नीचे लोअर लिमिट ले जाता हूं इंटू एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। तो भाई ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास जो भी सेकंड फंक्शन है उसकी अपर लिमिट ऊपर आ गई, जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसकी लोअर
लोअर लिमिट नीचे आ गई इंटू एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्लॉट करवाऊं तो देखो 3 इंटू -2 इंटू एफ एक्स का आंसर किसके बराबर है भाई, ये बराबर था मेरे पास 4 के, माइनस का साइन एज इट इज, और जब मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज करा तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 के बराबर, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, लिमिट्स को इंटरचेंज करूंगा तो नेगेटिव का 7 बन जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव के 7 के। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है आपका आंसर आ रहा होगा सिंपल तरीके से नेगेटिव के 3 के, तो फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एज एन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए भाई एमसीक्यूज में आ सकता है, सिंपल सी चीजें, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, सिंपल तरीके से आपने लिमिट्स को ऊपर नीचे करा और आपका आंसर आ गया। सेम काम होगा पार्ट नंबर 6 के अंदर, कि देखो यहाँ पे अपर लिमिट -2 है, लोअर लिमिट 5 है, तो भाई यहाँ पे इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट नहीं गिवन थी, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करूंगा कि सबसे पहले मुझे साफ तौर पे पता है कि भाई क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे मालूम है कि देखिए मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ, मुझे क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन थी, ऐसा ही है भाई, क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, तो हमने इसी स्टेटमेंट को यूटिलाइज करना है। अब कैसे करें, असल चीज ये आती है, तो भाई देखो हमें ये पता है कि भाई अगर मेरे पास दो पर्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स या इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई एक फंक्शन है बी और ए, ये आ रहा है एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स, और दूसरा फंक्शन है भैया मेरे पास सिंपल तरीके से सी और बी, इसके ऊपर फंक्शन एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो भाई आंसर किसके बराबर होता है, आंसर के ऊपर जो इंटीग्रेशन अप्लाई होती है सेकंड फंक्शन की जो अपर लिमिट होती है वो ऊपर आती है, फर्स्ट फंक्शन की जो लोअर लिमिट होती है वो नीचे आती है, इंटू एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, इसके हिसाब से इसको मेंटेन करना है, बनाना है। तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ कि देखो मुझे जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे मेरे पास पहला फंक्शन क्या है 3, और उसकी लिमिट क्या आ रही है 3 और -2, एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स, फिर प्लस के साइन के बाद दूसरा फंक्शन क्या गिवन है 3 और 5, और मेरे पास पर्टिकुलरली जो लिमिट्स आ रही हैं वो 3 और 5 की हैं, और फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स आ गया। हमें फॉर्म देखो क्या करना है कि ऊपर -2 आए और नीचे 5 आए, यानी कि इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि भाई मुझे किसी भी हाल में इस फंक्शन को पहले लिखना है, तो मैं एक काम क्या कर सकता हूं भाई, मैं एक काम सिंपल तरीके से ये कर सकता हूं कि मैं इस फंक्शन को उठा के पहले शिफ्ट कर देता हूं, मैं जो ये वाला फंक्शन आ रहा है ना बेटा इसको उठा के मैं पहले शिफ्ट कर देता हूं, तो भाई ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इस फंक्शन को पहले लिख दूं तो ये फंक्शन बन गया इंटीग्रेशन 3 और 5 की लिमिट्स आ गई एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये वाला जो फंक्शन है इसको बाद में लिख दूंगी, दोनों प्लस ही हो रहे हैं ना भाई, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में रखो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इसको मैंने बाद में रख दिया, क्लियर है। अब मैं एक सेकंड काम क्या कर सकता हूँ भाई, सेकंड काम एक आसान सा काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे फर्दर थोड़ी सी चेंज करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ, क्योंकि भाई देखो मुझे मालूम है, मुझे ये बात मालूम है कि भाई मुझे नेगेटिव का 2 ऊपर चाहिए, मुझे नेगेटिव का 2 ऊपर चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ से नेगेटिव के 2 को ऊपर भेजना पड़ेगा, 3 को नीचे भेजना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला मेरा प्रूव्ड हो सकेगा, तो मैं इनकी लिमिट्स को इंटरचेंज करवा दूंगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 3 5 एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स, आगे क्या हो जाएगा प्लस का साइन, लिमिट्स को इंटरचेंज करवा देंगे तो ऑब्वियसली इट शुड बिकम, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का 2 नीचे आ गया 3 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए, तो मेरे प्यारे बेटे देखो ये एफ एक्स 3 और 5 की लिमिट्स के ऊपर क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बेटा देखो 3 और 5 वाले इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी 7 के बराबर, इसका आंसर है यहाँ पे 7 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज, इस वाले के ऊपर देखो आंसर क्या होगा, -2 और 3 की लिमिट के ऊपर आंसर 4 है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 4, तो 7 में से 4 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 3, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। विद इन सेकंड्स के अंदर करना होता है भाई, मैंने आपको तरीके समझा दिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक चीजें भी बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बताइए भाई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, लिमिट्स को कभी भी आप इंटरचेंज करते हो बाहर नेगेटिव का साइन आता है, सिंपल है भाई, नॉर्मल सी बात है, क्या मसले की बात है इसमें, क्या परेशानी की बात है, बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट्स पेपर के अंदर शॉर्ट के अंदर आने के बहुत ज्यादा इम्कान हैं, और आपके मॉडल पेपर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट गिवन है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट्स शॉर्ट के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, आपको एग्जामिनर लिमिट्स दे रहे हैं और क्वेश्चन गिवन है 1/रूट के अंदर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, आगे ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में साफ तौर पर लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको अप्लाई करवाना है लिमिट्स के साथ। तो भाई सबसे पहले तो जरा बात समझो, इसमें एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं उसको साथ ही आगे चल के क्लियर करूंगा, उसमें इसमें एक खास बात है वो आगे चल के क्लियर करूंगा, पहले तो क्वेश्चन समझो बहुत सिंपल सा है, पहले अपने जहन में परेशान मत हो जाया करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे सॉल्व करना है, तो भाई आपके पास देखो ऊपर डीएक्स आ रहा है, नीचे डिवीजन में क्या है अंडर रूट के अंदर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमेशा याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई 16 को मैं पहले चेंज करवाऊंगा स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो ऊपर dx का dx
16 का मतलब क्या होता है बेटा, 16 बराबर होता है 4 के स्क्वायर के, आगे आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मुझे अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है तो मुझे ये बात मालूम है कि भाई दुनिया के अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, किसके बराबर होता है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि भाई लेट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, लेट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए यहाँ पे किसके बराबर है, 4 के, एक्स मेरा ये रहा, तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 कॉस थीटा। तो भाई सिंपल तरीके से देखो बेटा, एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 कॉस थीटा के बराबर आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग हमेशा क्या करते थे, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा बेटा, 4 cos थीटा के ऊपर, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा, 4 cos थीटा के ऊपर। तो देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल dx बाई डी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 कांस्टेंट है पहले हो जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के अंदर मेरे प्यारे बेटे cos का आंसर क्या होता है, नेगेटिव का साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा नेगेटिव का साइन थीटा। सही है ना भाई। तो बेटा देखो डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 4 साइन थीटा इंटू दी थीटा के बराबर। तो हमने इसको भी मार्क कर लेना है। अब देखो यहां तक की बात तो बड़ी सिंपल सी है सर, ये क्वेश्चंस तो हम पहले भी सॉल्व कर रहे थे, इसमें क्या मुश्किल बात है, इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज में क्यों डाल दिया। तो भाई यहाँ पे अब आएगा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट। सर आपने तो बताया था लिमिट्स हमेशा इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इस्तेमाल करेंगे, अभी क्या लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। जरा बात को समझिएगा कि मेरे प्यारे शागिर्दों, ये देखो भाई, आपके पास इस क्वेश्चंस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई सबसे पहले तो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करा, सही ना, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने का डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव दिया, आपने डीएक्स की वैल्यू निकाल ली। अब देखो आपको यहाँ पे लिमिट्स गिवन है, रिमेंबर दिस थिंग, ये जो आपको लिमिट्स गिवन है ये आपको इस वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट से गिवन है, मगर चूंकि हमने अपने क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के ऊपर, तो अब ये लिमिट्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लिमिट्स को भी चेंज करवाना पड़ेगा, यानी कि लिमिट्स को भी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पे कन्वर्ट करवाऊंगा। कैसे, कि भाई देखो मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा नाउ फॉर लिमिट्स, नाउ फॉर लिमिट्स, यानी कि अब मैं सिंपल तरीके से लिमिट्स को भी चेंज करवाऊंगा, और ये हर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के हर पार्ट में हम करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नाउ फॉर लिमिट, तो लिमिट्स को कैसे चेंज करवाएंगे, देखो जो भी आपने x की वैल्यू निकाली है ना, हम बारी बारी लिमिट्स को इस पे कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास अपर लिमिट की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू आ रही है 2 के बराबर, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 cos थीटा। तो बेटा देखो 2 1 2 2 2 4, तो देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाफ इज इक्वल टू cos थीटा। अब अगर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट से हम लोगों ने इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव लेना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, थीटा की फॉर्म वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो भाई कैलकुलेटर को उठाओ, कॉस इनवर्स डालो, उसके अंदर 1/2 रखो, तो आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री के बराबर। इस 60 डिग्री को आप रेडियन की फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करवाओगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो बेटा देखो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 60 डिग्री की, और फिर 60 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करवाओगे रेडियन की फॉर्म में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई जब करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 3 के बराबर, यानी कि पहली लिमिट मेरे पास क्या आ गई, पाई बाय 3। सिमिलरली अब आप दूसरी लिमिट को निकालोगे, दूसरी लिमिट कैसे निकालोगे, भाई आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसको भी उठा के मैं थीटा की फॉर्म में प्लॉट कर दूंगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या बन जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 4 cos थीटा मेरी इक्वेशन आ रही है, तो भाई यहां से मैं अपनी दूसरी लिमिट भी एंगल्स की फॉर्म में निकालूंगा, तो ऑब्वियसली जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4 cos थीटा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 इज ऑल्सो 0। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया 0 इज इक्वल टू cos थीटा। तो बेटा थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, cos इनवर्स 0 के, और cos इनवर्स 0 किसके बराबर होता है भाई, cos इनवर्स 0। अगर आप cos इनवर्स 0 करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए cos को दूसरी तरफ भेजोगे, वहां पे cos इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 0 के बराबर आ जाएगी, और cos इनवर्स 0 क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसको भी रेडियन की फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय क्या बन जाएगा भैया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे 90 डिग्री को, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 2 के बराबर। सही है ना, सिंपल तरीके से आपके पास दोनों आपकी लिमिट्स आ गई। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं करा। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपने क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सिंपलीफाई करवाना है, आपने अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट को लिखना है, उसके बाद फिर लिमिट्स को आपने चेंज करवा देना, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अब यानी कि मैं फाइनली अपना न्यू क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, अब मैं लिखूंगा नाउ
नाउ क्वेश्चन बिकम्स, नाउ अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा। अब हमने फाइनली अपनी सब्स्टिट्यूशन पार्ट्स को डाल देना है। तो भाई देखो मेरी अब अपर लिमिट क्या है, हमारी अपर लिमिट आ गई पाई बाई 3 और लोअर लिमिट क्या आ रही है पाई बाई 2, सही है ना। ऊपर देखो ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, हमने dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 4 साइन थीटा का साइन थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। और नीचे देखो नीचे क्या है, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बेटा नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट 4 का स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स का स्क्वायर। तो भाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स हमारे पास बराबर था 4 cos थीटा के। सिंपल तरीके से एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 4 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा देना है। तो बेटा देखो यहाँ पे मेरी लिमिट्स क्या है, लिमिट्स आ रही है पाई बाई 3 और पाई बाई 2। यहाँ पे ऊपर क्या मौजूद है, इस नेगेटिव के 4 को बेशक आप बाहर निकाल दो, कोई मसले की बात नहीं है। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर आ गया हमारे पास सिंपल साइन थीटा का साइन थीटा और नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय डी थीटा का डी थीटा। इसको अब आपने फर्दर सिंप्लीफाई करवा देना है। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, देखो बेटा आपके पास यहाँ पे जो लिमिट्स आ रही हैं ये एज इट इज की एज इट इज पाई बाई 3 और पाई बाई 2। ऊपर हमारे पास आ रहा है साइन थीटा, नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, रूट के अंदर यहाँ से 4 स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। हमें ये बात मालूम है भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बेटा ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि आसान तरीन भाषा में क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा बाहर मौजूद है नेगेटिव का 4 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन पाई बाई 3 और पाई बाई 2 एडिटिस का एडिटिस। ऊपर देखो हमारे पास आ रहा है साइन थीटा का साइन थीटा, नीचे डिवीजन के अंदर क्या बन गया, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। तरीके से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो कोई मुश्किल काम नहीं करा, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब देखो बाहर मेरे पास क्या मौजूद है, नेगेटिव का 4 एज इट इज इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ऊपर आ रहा है पाई बाई 3 और नीचे डिवीजन में क्या है, सॉरी ऊपर की लिमिट क्या आ रही है पाई बाई 3, नीचे की लिमिट है पाई बाई 2। अब देखो मेरे प्यारे शागिर्दों ये जो अंडर रूट है जाहिर सी बात है 4 स्क्वायर के पास जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा रूट को। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का भी एक स्क्वायर क्या कर देगा, रूट को कैंसिल आउट। तो बेसिकली ये क्या बन गया, देखो ऊपर हमारे पास आ रहा है साइन थीटा और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है 4 साइन थीटा, डिवीजन में क्या आ रहा है 4 साइन थीटा बाय डी थीटा का डी थीटा। इस 4 से 4 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का साइन इंटीग्रेशन और मेरी लिमिट्स क्या है पाई बाई 3 और पाई बाई 2। अब चूंकि सारी टर्म्स कट गई हैं तो सिंपल यहाँ पे 1 बच रहा होगा। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा, तो इंटीग्रेशन 1 के ऊपर कैसे अप्लाई होगा, सिंपल थीटा आ जाएगा। और जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है तो आपकी लिमिट्स जो होती हैं वो ब्रैकेट के बाहर आ जाती हैं, सही है ना बेटा, ब्रैकेट के बाहर आ गई। अब फाइनली मैं अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अप्लाइंग लिमिट्स, क्या लिखोगे मेरे प्यारे शागिर्दों, अप्लाइंग लिमिट्स। तो लिमिट्स को अप्लाई करवा दीजिए। तो भाई देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी मेरी अपर लिमिट दैट विल बिकम पाई बाई 3 माइनस की लोअर लिमिट दैट इज पाई बाई 2। सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल एलसीएम लेंगे आप तो नीचे आ जाएगा 3 टू 6, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 पाई, आगे हो जाएगा माइनस का 3 पाई। फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप इसे करवाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 पाई माइनस का 3 पाई विल बिकम नेगेटिव का पाई और नीचे डिवीजन में 6 का 6। तो इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा इस क्वेश्चन का, पाई बाय 6 के बराबर। क्वेश्चन आपका चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस पेपर में बहुत आएंगे और तमाम पार्ट चारों के चारों पार्ट इसके बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो लॉजिक बहुत सिंपल सी है, एक दफा क्वेश्चन को तरीके से उतारना है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी आपका क्वेश्चन होगी उसके मुताबिक कंडीशन को अप्लाई करोगे, उसके बाद डेरिवेटिव लोगे, फिर अपनी लिमिट्स को चेंज करवाओगे। देखो लिमिट्स को चेंज करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको जो लिमिट्स गिवन होंगी वो वेरिएबल की रिस्पेक्ट से गिवन होंगी। आपने एंगल की रिस्पेक्ट से लेकर आना है, तो एंगल की रिस्पेक्ट से लेकर आओगे, उनको रेडियन में लिखोगे। और बाकी का सारा काम तो वही बच्चों वाला सिंपल वाला काम है कि इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना है, अप्लाई करवाने के बाद लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लो। तहाशा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहा है कि देखो आपको लिमिट्स क्या गिवन है, सिमिलर लिमिट्स गिवन है बट विद अपोजिट साइन। तो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि भाई कभी भी सिमिलर लिमिट्स अगर अपोजिट साइन के ऊपर गिवन होती हैं तो हमेशा हम चेक करते हैं ऑड या इवन फंक्शन का होना। दूसरे नंबर
ऊपर के ऊपर अगेन क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ होगा कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सॉल्व करना है। तो आप देखो बेटा सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा आया ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो भाई देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन जो गिवन है उसको मैं एक दफा पहले तो एज इट इज लिख देता हूँ, है ना। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज एक दफा लिख दिया। अब सबसे पहले तो देखो हमेशा कभी भी लिमिट्स अगर एग्जैक्टली सिमिलर और अपोजिट गिवन होती है, हमेशा हम चेक करते हैं इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो भाई इवन फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको एफ एक्स कंसिडर कर लेता हूँ अपने सिर्फ फंक्शन को। तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर। और फिर इसके अंदर नेगेटिव का साइन डाल के चेक कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन अगर मैं डालूंगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि बेटा स्क्वायर आ रहा है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट शुड बिकम 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर अगेन। यानी कि देखो जब मैंने अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डाली तो वापस से हमें ओरिजिनल फंक्शन ही अचीव हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन आ रहा है, इवन फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब है क्या कि बेटा इवन फंक्शन आ रहा है। तो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी अगर सिमिलर आपके पास लिमिट्स गिवन होती हैं बट विद एन अपोजिट साइन, तो उस सूरत के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल तरीके से टू आता है इवन फंक्शन के फॉर्मूले का, और बाहर क्या हो जाता है बेटा, बाहर हमारे पास सिंपल तरीके से लिमिट्स आती हैं, ऊपर वाली जो लिमिट होती है वो एडिट लिखी जाती है, और जो लोअर लिमिट होती है उसके अंदर जीरो आ जाता है। यानी कि आसान भाषा में ऊपर ए का ए आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, और मेरा फंक्शन एज इट इज का एज इट इज रहेगा इनटू डीएक्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूं एज वी नो डेट सिंस फंक्शन इज अ इवन। क्योंकि फंक्शन इवन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो टू आ जाएगा फॉर्मूले का, और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जो भी आपकी अपर लिमिट आ रही है यानी कि पॉजिटिव वाली वो ऊपर लिखी जाएगी और लोअर लिमिट की जगह पे जीरो आ जाएगा, और आपका जो फंक्शन था ओरिजिनली वो एज इट इज का एज इट इज रहने दिया जाएगा। अब फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, अगर किसी बच्चे ने इस बात को मिस कर दिया तो ये क्वेश्चन उसका पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को मालूम हो कि इवन या ऑड फंक्शन की कैपेबिलिटीज कब अप्लाई करनी है, कब लिमिट्स के टॉपिक में इवन या ऑड फंक्शन को अप्लाई करना है। 90% बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि देखो हमेशा याद रखिएगा अगर लिमिट सिमिलर और अपोजिट गिवन है, हमेशा हम चेक करेंगे इवन या ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या सॉल्व कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर इवन फंक्शन होगा तो सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब। तो भाई क्या करना है, अब फाइनली ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन को अप्लाई करना है। अब बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे शागिर्दों, अब तो सेम काम करेंगे कि भाई जाहिर सी बात है मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास ये डिवीजन के अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर आसान भाषा में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया टू और लिमिट्स आ गई 1 और 0 की, और नीचे क्या आ गया देखो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो हमें ये बात मालूम है एज वी नो डेट। देखो बेसिक इंग्लिश के जुमले बेटा लिखना बहुत जरूरी होता है मैथ्स के अंदर। तो क्या बन गया एज वी नो डेट, आगे क्या हो गया हमारे पास, सिंपल तरीके से मुझे मालूम है अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कभी भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर फॉर्म हो रहा हो तो वहां पे क्या बन जाता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा के बराबर। क्लियर है भैया, इसको मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो मेरी कंडीशन क्या बन गई, एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 के बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। हो सकता है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा 2 से 2 को कैंसिल करवाने के दर के ऊपर हो, तो बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि अभी कॉमन नहीं लिया हुआ, सही है ना। ये फनकारी नहीं करनी हम लोगों ने अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई सिंपल तरीके से पे डेरिवेटिव को अप्लाई करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 का 2 है दैट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डायरेक्टली आपके पास 2 cos थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। सही है ना बेटा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको आप बेशक अपनी इक्वेशन नंबर अल्फा कह दो जैसे मैंने वहां पे सिखाया था। अच्छा यहाँ पे एक काम, एक शॉर्टकट आप और भी कर सकते हो कि भाई इसको यहीं पे आप सिंप्लीफाई करके थीटा निकाल लिया करो। तो अगर मुझे यहाँ से थीटा की लिमिट्स के लिए हमें थीटा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें एक्स से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और ये साइन जो यहाँ पे मौजूद है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये काम पहले से करके रख लिया, ताकि जब मुझे लिमिट्स अप्लाई करनी हो तो लिमिट्स के अंदर मुझे चूंकि एंगल की वैल्यू चाहिए होगी तो एंगल हम पहले ही निकाल लें अपने पास, ताकि हम इसको डायरेक्टली प्लॉट कर सकें अपनी लिमिट्स निकालने के लिए। बात समझ में आती है हम लोगों ने क्या काम करा, कि भाई देखो जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दी ना, तो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास निकाल के रख ली। कैसे कि देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, होमे के डिवाइड हो जाएगा, और ये साइन जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स की फॉर्म में जाएगा। इस तरीके से मैंने थीटा पहले से बना के रख लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि देखो मुझे जो अभी लिमिट्स गिवन है ये एक्स के रिस्पेक्ट से गिवन है, हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है तो ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट आएगा, तो हमें उसके रिस्पेक्ट से हमें अपनी लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे,
नाउ फॉर लिमिट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल फॉर लिमिट्स। तो अब मैं सिंपल लिमिट्स के ऊपर मूव कर जाऊंगा। अब देखो पहली लिमिट क्या है, सिंपल तरीके से मेरे पास जो पहली लिमिट आ रही है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं कहता हूँ भाई नाउ फॉर द लिमिट, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, तो पहली लिमिट चूंकि 1 है तो 1 आ गया। अब ये क्या बन जाएगा, इसको आप बेशक नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। तो नाउ फॉर द लिमिट्स, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, देखो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2। तो जहां पे थीटा का थीटा एज इट इज इक्वल टू के बाद साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, x के अंदर क्या आ जाएगा 1 और नीचे 2 का 2, तो ये बन गया साइन इनवर्स हाफ। जल्दी से कैलकुलेटर के ऊपर डालो और चेक करो साइन इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है। भाई कैलकुलेटर में डालोगे साइन इनवर्स हाफ बराबर होता है 30 डिग्री के। यानी कि आपके पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 डिग्री के। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 30 डिग्री क्या होता है, यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो कैसे करवाओगे, जो भी आंसर आ रहा है उसको डायरेक्टली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल पाई बाय 6 के बराबर। यानी कि मेरे पास पहली लिमिट क्या आ गई, पाई बाय 6 के बराबर। अब सिमिलरली मैंने x की वैल्यू पहले 1 डाली थी, अब दूसरी लिमिट को डालूंगा। दूसरी लिमिट क्या है कि भाई देखो मेरे पास x की वैल्यू 0 थी ना, दूसरी लिमिट बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब की बारी में देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, कि नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, अब की बारी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय, अब की बारी में देखो x की जगह पे हमने इसी ने फॉर्मूला बनाया था ना, अब की बारी में देखो x की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, x की दूसरी वैल्यू को, जो कि क्या है 0 के बराबर। तो जब 0 किसी भी टर्म से डिवाइड होता है उसका आंसर भी 0 ही होता है। तो साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होगा भाई, साइन इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के बराबर ही। तो मेरे पास फाइनली मेरी लिमिट्स भी आ गई। अब जब मैंने लिमिट्स भी निकाल ली, सब्स्टिट्यूट भी देख लिया, अब मैंने सिंपल तरीके से क्या करना है, वैल्यूज को प्लॉट कर देना है। तो बेटा अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज को प्लॉट करवाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा, नाउ इक्वेशन अल्फा। तो मेरे प्यारे शागिर्दों इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, देखो आई का मतलब सिंपल इंटीग्रल। तो भाई क्या बन जाएगी इक्वेशन अल्फा, देखो 2 का 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन के अंदर मैंने लिमिट्स को जब चेंज करवाया तो देखो पहली 1 की लिमिट के ऊपर मुझे आंसर क्या मिला है, 1 की लिमिट पे आंसर मिला है पाई बाय 6, और 0 की लिमिट पे आंसर 0 ही आया था हमारा। और मेरे पास इंटीग्रल भी चेंज हो गया, ऊपर देखो dx आ रहा है, dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, dx की जगह के ऊपर आ जाएगा सिंपल तरीके से 2 cos थीटा इनटू दी थीटा। और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, देखो डिवीजन के अंदर मेरे पास सिंपल तरीके से आ जाएगा, अल्लाह भला करे क्या, 2 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो देखो 2 का स्क्वायर तो एलजेब्रिक रहेगा, माइनस का साइन, और x की जगह पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। x की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 2 साइन थीटा के होल स्क्वायर के। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए सिंपल तरीके से। भाई ये वाली चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई होती है, पढ़ी हुई होती है, कैसे सॉल्व करेंगे। अरे मेरे प्यारे बेटे देखो 2 का 2 ऊपर एज इट इज, इंटीग्रेशन की लिमिट्स अभी एज इट इज रहेंगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा करवाएंगे। अच्छा चाहो तो इस 2 को डायरेक्टली बाहर निकाल के रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। ऊपर आ गया cos थीटा इंटू डी थीटा, और देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 2 साइन थीटा का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा। अब यहां से आप 4 को कॉमन ले लेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी होती है भाई, कोई मुश्किल चीज थोड़ी होती है यार। कौन कहता है इंटीग्रेशन मुश्किल है। cos थीटा का cos थीटा, भाई 4 को कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब आपने करना क्या है बेटा, सिंपल तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करवा दोगे। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, 4 का 4 ऊपर आ गया पाई बाय 6, नीचे 0 का 0। यहाँ पे देखो आ रहा है cos थीटा, नीचे क्या आ गया 4 का 4, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के इंटू दी थीटा का दी थीटा। तो देखो इस 4 से ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया, और इस स्क्वायर से cos थीटा भी बाय द वे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन पाई बाय 6 0, और नीचे क्या बच रहा होगा, सिंपल एक cos थीटा, तो 1 बाय cos थीटा इंटू दी थीटा। हमें मालूम है कि भाई 1 बाय cos किसके बराबर होता है, 1 बाय cos बराबर होता है sec के। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से sec थीटा बन गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई इंटीग्रेशन, और मेरी लिमिट्स क्या है, पाई बाय 6 और 0। तो 1 बाय cos किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर होता है इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब मैं फाइनली क्या करूंगा मेरे प्यारे बेटे, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा और अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन जब sec के ऊपर अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, भाई sec का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ln sec थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। किसके बराबर होता है, ln sec थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। और जो भी आपकी लिमिट्स आ रही हैं डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर चली जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 6, यहाँ पर आ गया 0 का 0। क्लियर है बेटा। यहाँ पे आ गया पाई बाय 6 और यहाँ पे आ गया 0 का 0। अब हमने सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बेटे क्या काम करना है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक बेसिक स्टेप करना है कि अब अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा देंगे। तो भाई लिमिट्स को अप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा,
देखो भाई बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है दुनिया के अंदर। क्या करना है भैया, अब लिमिट्स को अप्लाई करवाना है तो भाई यहाँ पे आप लिख दीजिए अप्लाइंग लिमिट। सारा काम ये वाला कैलकुलेटर का बेस्ड होता है भाई, ये आसान चीज होती है कि आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर बेस्ड काम करना है। लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करवाएंगे? देखो बेटा, लिमिट्स अप्लाई करवाने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई सबसे पहले अपर लिमिट डालूंगा, तो ये बन जाएगा सेक का सेक, अपर लिमिट आ गई पाई/6, और फिर आगे क्या हो जाएगी, टेंजन का टेंजन पाई/6, और फिर नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, एक दफा आप डालेंगे लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट क्या है 0, तो क्या बन जाएगा ln का ln सेक 0 प्लस का टेंजन 0, सेक 0 प्लस का टेंजन 0। तो हमने ये वाला बेसिकली काम यहाँ पे कर लेना है। अब सही है ना भैया? तो बेटा देखो ln का ln एज इट इज सेक पाई/6। अब सेक पाई/6 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से अपने कैलकुलेटर पे लिखो 1/cos, आप 1 डालो फिर डिवीजन में cos को डालो, सही है ना? और फिर वहां पे क्या रखो, आप सिंपल तरीके से शिफ्ट दबा के पाई को लेकर आओ, डिवीजन का सिंबल लगाओ, 6 लिख दो, तो क्या बन गया 1/cos और उसका एंगल पाई/6। सही है ना? सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा एक काम आप लोग यहाँ पे गलती कर दोगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मुझे पता है हर एक ने गलती करनी है। कैलकुलेटर की सेटिंग को जो है ना डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा भाई। कैलकुलेटर के अंदर एंगल्स को हमेशा जब आप डाल रहे होते हैं ना, अक्सर बच्चों के आंसर गलत आ रहे होते हैं, उनको समझ भी नहीं आता सर इतना सारा काम कर लिया गलत क्यों आ रहा है। तो भाई कैलकुलेटर पे ऊपर जरा गौर से देखिएगा, अभी डी बना हुआ होगा, इसका मतलब है अभी डिग्री कैलकुलेशन है। आपने चूंकि यहाँ पे पाई डाल रहे हो तो भाई उसके लिए आपको रेडियन बेस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, अपने अल्फा को दबाओ, बल्कि नहीं, आप इसको सिंपल तरीके से शिफ्ट दबा के सेटअप के ऊपर चले जाओ, या से आप शिफ्ट दबा के सेटअप का जो क्लिक करोगे ना तो आपके पास सेटअप आ जाएगा, शिफ्ट दबा के सेटअप पे क्लिक करोगे सेटअप आ जाएगा। तो उसमें थर्ड नंबर के ऊपर, जैसे मेरा कैलकुलेटर है कैसियो FX99IX सीरीज, उसमें एंगल यूनिट आ रहा है, तो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछ रहा है डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट, कौन सा एंगल सेलेक्ट करना है, तो मैंने 2 दबा के रेडियन को सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं रेडियन को सेलेक्ट कर लूंगा ना तो ऊपर आपके पास लिखा हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर आर। अब आपने सिंपल जब इक्वल टू करोगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3 के। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक की वैल्यू निकाल ली। अब टेंजन पाई/6 की वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपल टेंजन को दबाता हूँ और पाई/6 को लेकर आ जाता हूँ, तो टेंजन पाई/6 का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, या फिर अक्सर लोग इसको कहते हैं √3/3, दोनों एक ही चीज होते हैं भाई। अक्सर बच्चों के पास पुराना कैलकुलेटर होगा उसमें 1/√3 आएगा तो बात एक ही होती है भाई, सही है ना? माइनस का साइन एलन का एलन, अगेन देखो अब सेक 0 लिखा हुआ है, तो भाई सेक 0 कैसे निकालेंगे, अगेन सेम काम करना है, 1/cos, क्योंकि सेक होता क्या है 1/cos होता है ना। तो भाई सिंपल तरीके से 1/cos 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। फिर टेंजन 0 करना है, तो टेंजन 0 मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्लाह भला करे, टेंजन 0 0 ही होता है वैसे, ये आ गया। अब आपने करना क्या है, जब कभी आप कैलकुलेशन अपनी परफॉर्म कर लो तो अल्लाह का वास्ता भी मेमोरी को वापस से क्लियर करके डिग्री की फॉर्म में कर दिया करो, वरना जितनी जिंदगी में कैलकुलेशन करोगे ना आगे सारी गलत आ रही होगी। तो अब वापस से मैं शिफ्ट दबा के रीसेट का ऑप्शन 9 पे क्लिक करूंगा, तो भाई 3 को दबा के सबको रीसेट कर दूंगा, तो मेरे पास वापस से ऊपर डिग्री का सिंबल आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली एंगल को चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ गई भैया, सिंपल तरीके से मेरे पास ये आ गया। अब इसको तरीके से थोड़ा और लिख लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलन का एलन, देखो दोनों के नीचे 3 आ रहा है, 3 को मैं एक ही बार लिख देता हूँ, ऊपर आ रहा है 2√3 प्लस का √3, और आगे आ रहा है माइनस का ln1। हमेशा याद रखिएगा बेटा ln1 दुनिया में बराबर होता है 0 के। आप चेक करना चाहो तो अगेन आप सिंपल तरीके से ln के फंक्शन को कॉल करो, उसमें 1 डालो तो ln1 बराबर होता है 0 के। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, बट ln1 बराबर होता है 0 के। अब आपके पास ये क्या बन गया भाई, ये बन गया मेरे पास सिंपल ln का ln, और यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया सिंपल 2√3 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 3। अब आप दो काम कर सकते हो, एक तो इसको एज इट इज छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर है, बट अगर आपका दिल नहीं मानता फर्दर छोड़ने के लिए तो फिर आप एक और काम कर सकते हो। वो एक और काम क्या होगा कि भाई आप इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई या तो करवा लो। कैसे सिंप्लीफाई करवा लो, फर्दर के ऊपर से आप √3 को या तो कॉमन ले लीजिए, तो अगर मैं ऊपर से √3 को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस का 1, और नीचे क्या है 3 का 3, सही है ना? तो सिंप्लीफिकेशन अगर करवाने के ऊपर जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln का ln √3 का √3, 2 प्लस 1 बन गया ऊपर 3, और नीचे वाले 3 को ये कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली मेरा पास क्या बच रहा है, ln √3। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट क्या होती है भैया, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। तो भैया ln के सामने कभी पावर आ जाए तो पावर पहले लिख दी जाती है और ln नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो ये इसका किताब के मुताबिक फाइनल आंसर आ गया। दोनों ऑप्शन सही है भाई, यहीं तक सॉल्व करना चाहो यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ तक करना चाहो यहाँ तक कर सकते हो। इस तरीके से देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा इस
पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो दो पार्ट्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं उन दोनों पार्ट्स को आपको एज अ होमवर्क देना चाहूंगा, ताकि हमारा टाइम की कमी की वजह से वरना नेक्स्ट क्लास में उनको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। तो भाई ये जो दोनों पार्ट्स है ना सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व होंगे, सेम तरीकेकार के ऊपर सॉल्व होंगे, मगर हैं बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को आपने खुद से सॉल्व करना है, आपने खुद से ट्राई करनी है। मैं इनको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, बट आपने एटलीस्ट खुद से ट्राई करनी है बेटा, लाजमी तौर पे। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपने खुद से लाजमी ट्राई करनी है। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 पार्ट 4 चूंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको मैं खुद से सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो भाई उस वक्त तक के लिए आपसे खुदा हाफिज कहना चाहूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पूरी एक्सरसाइज को कवर अप कर रहे होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को मैंने आपको एज अ होमवर्क के तौर पर दिया हुआ है। मैंने करवाने जरूर थे, मगर अभी चूंकि टाइम नहीं है, तो मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर के ऊपर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कवर अप कर रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर हम लोग फाइनली लास्ट एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर मूव कर रहे होंगे। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे। तो उम्मीद के साथ कि आप जहां जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।